अब हम बात करते हैं वायुदाब के बारे में। वायुदाब एयर प्रेशर। देखिए वायुदाब शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक है वायु जो हमारे आसपास मौजूद है, एक है दाब। जब वायु कोई प्रेशर लगाती है, कोई दाब डालती है, तब क्या क्रियाएं होती है उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वायुदाब की परिभाषा। सीधा सीधा प्रश्न पूछते हैं वायुदाब से आप क्या समझते हैं। तो पृथ्वी की सतह पर, ये देखिए ये पृथ्वी की सतह है, मान लीजिए ये पृथ्वी है ना। हाँ, अब पृथ्वी की सतह पर वायु के द्वारा, वायु के भार द्वारा जब कोई दाब लगाया जाता है, तब हम उसे सिंपली क्या कहते हैं, वायुदाब कहते हैं। देखिए पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा, वायु में भार होता है, वायु के भार द्वारा जब कोई दाब लगाया जाता है या दाब डाला जाता है, दाब डाला जाता है, तो यह क्या कहलाता है, वायुदाब कहलाता है। सिंपल सी परिभाषा है। आपको वायु में भार होता है ये पता रखना है, और आप साइंस में इसको बखूबी समझते हैं, पढ़ते भी हैं। हमारा जो शरीर है इसके ऊपर भी वायु दाब डालती है। अब आप सोचोगे सर हमारे ऊपर हमें तो महसूस तो नहीं होता है, हम जितना चल रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं हमें भार का महसूस क्यों नहीं होता है, दाब का महसूस क्यों नहीं होता है। तो ये जितना प्रेशर हमें बाहर से लग रहा है ना वायु का, उतना ही प्रेशर हमारे शरीर का अंदर से भी है। तो दोनों बैलेंस है। अगर आप ये देखिए, आप कोई भी डिब्बा लीजिए, आप साइंस में एक्सपेरिमेंट करेंगे, बाहर से अगर आप प्रेशर डालेंगे तो ये सिकुड़ जाएगा, और अगर अंदर से कोई प्रेशर डालेंगे तो हो सकता है ये फट जाए। शरीर की स्थिति यही है। शरीर की स्थिति में दोनों ओर से समान दाब लगता है, बाहर से भी और अंदर से भी, इसलिए हम नॉर्मल कंडीशन में लगते हैं। लेकिन अगर आप पर्वतों पे चले जाए जहां पे वायु दाब कम होता है, तो वहां पे हम कई बार देखते हैं कि नाक से खून चालू हो जाता है कई लोगों के। क्यों? क्योंकि अंदर का जो प्रेशर ज्यादा है वो बाहर की तरफ धकेलता है। तो ये सारी चीजें आप साइंस में बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं इसको। वायुदाब क्या है? वायु के भार द्वारा जब कोई दाब पृथ्वी की सतह पर डाला जाता है तो उसे हम वायुदाब कहते हैं। इससे संबंधित कुछ छोटे छोटे चीजें हैं जिसके बारे में हम जानेंगे। वायुमंडल में आप जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे तो वायुदाब कम होगा, ये ध्यान रखना है। वायुमंडल में ये कुछ फैक्ट्स है जो आपको पता रखना है, प्रश्न सीधा सीधा निकलता है। वायुमंडल में ऊपर की तरफ जाने पर वायुदाब क्या होगा? कम होता है, कम होगा। तो फिर सबसे ज्यादा कहां होगा? सबसे ज्यादा होगा समुद्र तल पर। समुद्र स्तर या समुद्र तल पर वायुदाब सर्वाधिक होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। समुद्र तल या समुद्र स्तर पर वायुदाब सर्वाधिक होता है, सबसे ज्यादा। वायुदाब सबसे ज्यादा या सर्वाधिक होता है। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे ऊंचाई के साथ यह कम होता जाता है। जैसे जैसे आप समुद्र तल से ऊपर बढ़ेंगे तो ऊंचाई के साथ यह कम होता जाता है। वायुदाब जिस यंत्र से मापा जाता है उसको वायुदाब मापी कहते हैं। ये सिंपल सी बात है, ज्यादा इसके अंदर कुछ बताने वाली बात नहीं है। अब देखिए, ये तो उसकी शुरुआत हो गई। वायुदाब क्या है, सबसे ज्यादा कहां होगा, सबसे कम कहां होगा। वापिस देखिए इसको। सबसे पहले आपको वायुदाब की परिभाषा याद रखनी है कि वायु का जो भार होता है वो जमीन की सतह पर जब कोई दाब डालता है उसको वायुदाब कहते हैं। जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो वायुदाब कम होगा। तो सबसे ज्यादा कहां होगा? समुद्र तल पर होगा। वापिस वही बात मैंने रिपीट की, यहां पर ऊंचाई की तरफ जाने पर वायुदाब जो है वो कम होता है। अब हम देखते हैं कि निम्न दाब क्षेत्र और उच्च दाब क्षेत्र जो बनते, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, आपको इसको ज्यादा शब्दों पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। निम्न दाब क्षेत्र जब जमीन पर बनेगा तो क्या होगा, उच्च दाब बनेगा तो क्या होगा, और इसका क्या परिणाम होता है।
लिखिए इसको, फिर मैं इसको आगे बढ़ाता हूं। अब थोड़ा हम वायुदाब के मामले में आगे बढ़ते हैं। देखिए वायुदाब का जो सीधा सीधा संबंध है वो है तापमान से। तापमान की अधिकता और न्यूनता, कम होना और ज्यादा होना पे ये काफी डिपेंड होता है। इसलिए वायुदाब को जब हम समझते हैं तो तापमान का जिक्र बहुत जरूरी है। तापमान में भी गर्मी की मात्रा, इसको आप समझना। जो अधिक ताप वाले क्षेत्र है वहां पे वायु गर्म होकर के ऊपर उठती है, ये हमने पहले समझा है। तो यहां पर देखिए, जो अधिक तापमान वाले क्षेत्र हैं, अधिक तापमान से मतलब अधिक गर्मी से, समझना इसको। अधिक तापमान, मैं यहां पर गर्मी लिख देता हूं। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु क्या होगा बेटा? वायु गर्म होती है सूर्य की गर्मी से, और गर्म होकर के क्या होता है? ऊपर उठती है, ऊपर उठती है। और जैसे ही वो ऊपर उठेगी तो वहां पर एक तरह का वातावरण बनेगा और उसको हम कहेंगे निम्न दाब का क्षेत्र। समझना इसको, जब वायु गर्म होकर के ऊपर उठेगी तो वहां कैसा क्षेत्र बनेगा? निम्न दाब, लो प्रेशर, निम्न दाब क्षेत्र बनता है। ये बात ध्यान रखना। निम्न दाब क्षेत्र कहां बनेगा? जहां पे गर्मी ज्यादा होगी, वायु गर्म होकर के ऊपर उठेगी। और जहां पे निम्न दाब वाला क्षेत्र होगा तो वहां पे मौसम कैसा रहेगा? देखो, निम्न दाब क्षेत्र में, निम्न दाब का जो क्षेत्र होगा वहां पर मौसम एक तो नम रहेगा, नमी होगी मौसम में, चिपचिपाहट होगी। मतलब जैसे ही आपको चिपचिपाहट का ये सिग्नल मिलेगा, आप कहोगे सर वहां तो बारिश हो सकती है। बिल्कुल, इसलिए कहा है कि आकाश बादल युक्त होंगे, आकाश में बादल होंगे या बादल युक्त होगा आकाश, और वर्षा हो सकती है। निम्न दाब क्षेत्र, गर्मी ज्यादा, वायु हल्की होकर के ऊपर उठी, निम्न दाब का क्षेत्र बनेगा तो आकाश में बादल होंगे और जो माहौल है वो नमी भरा होगा, जिससे वर्षा या रेन जो है वो हो सकती है। इसको आपको समझना है, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, कहीं आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तापमान से वायु गर्म होकर के ऊपर उठी, निम्न दाब क्षेत्र बना, निम्न दाब क्षेत्र बनते ही आकाश में बादल बने और मौसम क्या हुआ? नम हुआ। ये है पहला बिंदु, निम्न दाब क्षेत्र। अब इसके ठीक उल्टा उच्च दाब। उच्च दाब वहां पर होगा जहां पर वायु गर्म होकर के ऊपर नहीं उठेगी, है ना। देखिए इसको समझते हैं। उच्च दाब का जो क्षेत्र है, उच्च दाब क्षेत्र वही है, तापमान कम होगा तो उच्च दाब के कारण क्या होगा? जो आकाश है वो साफ रहेगा और स्पष्ट रूप से नजर आएगा। इसका मतलब वहां पर वर्षा की कोई संभावना नहीं है। भारी वायु जो होती है, और भारी वायु हमेशा ठंडी होगी, भारी वायु उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब का क्षेत्र बनाती है, ये मैंने पहले आपको बताया था जब वायु चक्र पढ़ाया था मैंने आपको। तो वायु चक्र में ये बताया था मैंने किस तरह से हवा गर्म होकर के ऊपर उठती है। इस तरह से ये गर्म हवा और इसकी स्थान पर ठंडी हवा आ जाती है, ये वायु चक्र चलता था। इस तरह से मैंने आपको बताया था। तो ये जो ठंडी हवा है वो उच्च दाब का क्षेत्र बनाएगी, और उच्च दाब का जो क्षेत्र बनेगा वहां पर मौसम जो है वो साफ रहेगा और आकाश में बादल नहीं रहेंगे, आकाश साफ और स्पष्ट होगा। देखिए उच्च दाब वाले क्षेत्र में आकाश एक तो स्पष्ट रहेगा, साफ नजर आएगा, तथा बादल विहीन होगा, बादल नहीं होंगे वहां पर, बादल विहीन होगा, और साथ ही मौसम साफ होगा।
कोई वर्षा की गुंजाइश नहीं होगी। यह है उच्च दाब और निम्न दाब वाला कंसेप्ट, जो आपके सिलेबस में जितना दिया गया है उतना मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। निम्न दाब पहले बताया, उच्च दाब में भारी वायु है, भारी वायु से आकाश साफ है, मौसम साफ है, बादल नहीं है। इन दोनों को आपको समझना है। निम्न दाब क्षेत्र, उच्च दाब क्षेत्र। प्रश्न सीधा सीधा आता है कि वर्षा जब होती है या बादल जब बनते हैं तो वहां पर किस प्रकार का दाब क्षेत्र बनेगा, तो निम्न दाब क्षेत्र। अगर आकाश साफ है तो उच्च दाब क्षेत्र। लिखिए इसको, फिर हम अगले टॉपिक पवन, विंड की बात करें। अब हम बात करते हैं पवन की। देखो बेटा, हवा, पवन, समीर, बयार, ये सब पर्यायवाची है, लेकिन अगर ज्योग्राफी की दृष्टि से देखें हम तो उसमें कुछ माइनर डिफरेंस है। हवा अपने आसपास है, हम उसका अनुभव करते हैं, पत्तियों की सरसराहट, थोड़ा ऐसे हाथ को ऐसे करेंगे तो ऐसा लगेगा हाँ कुछ न कुछ ठंडा अनुभव हो रहा है, कभी कभी गर्म हवा भी अनुभव होती है। लेकिन जब पवन की बात आती है तो कभी आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल अगर आप करें तो थोड़ी सी धूल लेकर के इस तरह से उसको छोड़ना, तो जिस तरफ हवा चले, जिस तरफ एक वो जो धूल है वो एक दिशा में भागेगी, वहां पर हमें एहसास होता है कि कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो इधर से उधर जा रहा है। वो जो स्थिति उसको हम पवन कहेंगे। अब पवन को हम परिभाषा में कैसे लिखेंगे, पवन क्या है, अगर एग्जाम में आ गया तो सिंपल सा एक आपको एक पंक्ति में इसका आंसर देना है। वो क्या देना है, देखिए कि उच्च दाब से, हाई प्रेशर है ना, उच्च दाब से निम्न दाब। हमेशा ध्यान रखना, जो पवन है वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलेगी। तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर वायु की गति, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर वायु की गति क्या कहलाती है, पवन, जिसको आप विंड कहते हैं। तो यहां पर पवन जो है वो अपने आप में एक दिशा बताती है। कभी कभी हम सुनते हैं कि पवन जो है वो उत्तर से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर बह रही है, उत्तर से पूर्व की ओर बह रही है, इस प्रकार से। तो उसमें दिशा का ज्ञान होता है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ये बात आप जरूर ध्यान रखें। उच्च दाब से निम्न दाब, ये होगी पवन की परिभाषा। अब हम पवन के प्रकार पढ़ते हैं। समझना आपको बहुत अच्छा टॉपिक है ये, पवन के प्रकार। और यहां पर आपके पवन के 3 प्रकार बताए गए हैं। आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, वैसे भी पवन के 3 प्रकार ही हैं। तो सबसे पहली जो प्रकार की पवन है वो है परमानेंट विंड, स्थायी पवन है। स्थायी का मतलब ही ये है कि एक जगह ये स्थिर होती है, अपना स्वभाव नहीं बदलती है, स्थायी पवन है। ये वर्ष भर एक ही दिशा में बहती है, वर्ष भर एक ही दिशा में बहती है, इसलिए इनको स्थायी पवनें कहा गया। मैंने कहा ना, ये अपना स्वभाव नहीं बदलती है, एक ही दिशा में, पूर्व से है तो पूर्व में, पश्चिम से है तो पश्चिम से। इनको व्यापारिक पवनें भी कहते हैं। स्थायी पवनों को, स्थायी पवनें जो है वो व्यापारिक पवन या पवनें भी कहलाती है। अब व्यापारिक पवनें क्यों कहलाती है, इसको समझिए आप। प्राचीन समय में क्या होता था कि इतने जब रिसोर्सेज नहीं थे, साधन नहीं थे आवागमन के, तो व्यापारी क्या करते थे, हवाओं के सहारे आगे बढ़ते थे। और उनको पता था कि कुछ हवाएं ऐसी है जो अपना स्वभाव नहीं बदलती, वो इस दिशा से उस दिशा में जाएगी तो वहीं चलेगी। तो व्यापारियों की हेल्प करती थी वो हवाएं, इसलिए उनका नाम क्या हो गया, व्यापारिक पवनें। तो इसको आपको समझना है, चाहे स्थायी पवनें कहूं चाहे मैं व्यापारिक पवनें कहूं, एक ही बात है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि पश्चिमी पवनें, पछुआ हवाएं, है ना, पश्चिमी पवनें जो कि पश्चिम दिशा से चलती है, पूर्वी पवनें, ये सब दिशाओं के आधार पर है। तो पहला बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको समझना है इसको। जो हवाएं अपना स्वभाव नहीं बदलती है, वर्ष भर एक ही दिशा में चलती है, उसको हम कहेंगे स्थायी पवनें। साल भर में एक ही दिशा में बहना,
एक ही दिशा में बहती है, बदलती नहीं, सॉरी यहां पर मैं इसको बहती कर देता हूं, है ना, एक ही दिशा में बहती है। हाँ, ये ब कर दिया मैंने इसको, एक ही दिशा में बहती है। स्थायी पवनें वर्ष भर एक ही दिशा में बहती है, जो व्यापारिक पवनें भी कहलाती है। ये देखिए, ये आप जरूर ध्यान रखें, कई बार प्रश्न आ जाता है एग्जाम में। स्थायी पवनों का दूसरा नाम क्या है? व्यापारिक पवन। अब हम दूसरी पवनों के बारे में बात करते हैं जो कि मौसम विशेष में चलती है, इसलिए इनका नाम क्या है दूसरा? मौसमी पवनें। मौसमी पवनें। ये मौसम विशेष में चलती है। ये ऋतुओं के अनुसार, जो सीजनल विंड है, ये पवनें ऋतुओं के अनुसार अपनी दिशा बदलती है। ये पवनें ऋतुओं के अनुसार, जो सीजन आते हैं आपके, सर्दी गर्मी वर्षा, उसके हिसाब से ऋतुओं के अनुसार अपनी क्या करती है? दिशा बदलती है। ये पवनें ऋतुओं के अनुसार अपनी दिशा बदलती है। इनको मौसमी पवनें कहते हैं, जैसे कि भारत की मानसूनी पवनें, जहां जो यहां पे वर्षा लाती है। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें, मानसून विंड कहते हैं इसको, जो कि मौसम विशेष में चलती है। और इसकी वजह से जब ये समुद्र से जमीन की ओर चलती है तो अपने साथ में बहुत सारी नमी लाती है और फिर वर्षा होती है भारत के अंदर। तो ये दूसरी पवनें हैं, दूसरे प्रकार की पवनें, जिनको हमने कहा है मौसमी पवनें। तो पहली थी आपके स्थायी पवनें, परमानेंट विंड, दूसरी थी ये मौसमी पवनें। अब हम तीसरी बात करेंगे, स्थानीय पवनें, लेकिन उसके पहले आप इसको नोट कर लीजिए, है ना। भारत में मानसूनी पवनें दिशा बदलती है किसके अनुसार? ऋतुओं के अनुसार। नोट कीजिए इसको, हम पढ़ रहे हैं पवन के प्रकार, दो पढ़ चुके हैं, तीसरी प्रकार की हम बात करते हैं। पहले इसको लिख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अब हम तीसरे प्रकार के पवन की बात करते हैं, जिसका नाम है स्थानीय पवन या लोकल विंड। देखिए क्या है वो, यह है तीसरा, स्थानीय पवन। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। स्थानीय पवन, जिसको आप लोकल विंड भी कह सकते हैं, लोकल विंड, ये स्थान विशेष में चलती है। हर जगह इसका नाम अलग अलग हो सकता है, प्रकार अलग अलग हो सकता है, स्वभाव अलग अलग हो सकता है, समय अलग अलग हो सकता है। तो किसी छोटे क्षेत्र में दिन या किसी विशेष समय में, परिभाषा क्या होगी? किसी छोटे क्षेत्र में, इसका जो बहने का जो क्षेत्र है वो बहुत कम होता है। किसी छोटे क्षेत्र में दिन या तो दिन में चलेगी या फिर उसका कोई समय विशेष होता है, दिन या समय विशेष, रात भी हो सकता है वो, दिन या समय विशेष में चलने वाली पवनें स्थानीय पवन कहलाती है। चलने वाली या बहने वाली, चलने वाली पवन स्थानीय पवन या स्थानीय पवनें कहलाती हैं। स्थानीय पवनें होती है या कहलाती है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको समझना है कि इसका जो क्षेत्र है वो छोटा होता है। छोटा मतलब किसी एक पूरे देश के अंदर, इस तरह से देश के किसी एक भाग में चलेगी। अब इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं लेता हूं, जो राजस्थान के रहने वाले हैं या गुजरात के रहने वाले हैं, कुल मिलाकर के पश्चिमी राजस्थान, है ना। तो यहां पर उदाहरण के लिए देखिए, लू, लू कहां चलती है? पश्चिमी भारत में, खास करके जो रेगिस्तानी क्षेत्र है, पश्चिमी भारत में गर्मियों में चलने वाली गर्म व शुष्क पवन, वो क्या है? लू। अब सीधा सीधा प्रश्न आता है, लू कहां चलती है? तो लू चलती है पश्चिमी भारत में, खास करके राजस्थान का जो इलाका है, पश्चिमी राजस्थान का, वहां पे। और कब चलती है?
गर्मियों में चलती है। किस प्रकार की पवन है? गर्म और शुष्क सूखी हवा है जिसका नाम है लू। ये लोकल विंड है। अब आपके दिमाग में आ सकता है सर क्या कुछ ऐसी दूसरी भी लोकल विंड है? बिल्कुल है, मैं 2-3 नाम बता देता हूं आपको। एक तो आपके आगे ज्योग्राफी में दी हुई है ना, जिसका नाम मैं यहां पर बता रहा हूं, जैसे कि चिनूक। चिनूक क्या है? चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूएसए लिखूंगा, है ना। चिनूक है संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा, यहां पर बहती है। कनाडा में कहां पे? रॉकी पर्वत। रॉकी पर्वतमाला कहां है इससे आपको यह भी पता चल गया, उत्तर अमेरिकी महाद्वीप के अंदर, है ना। तो यूएसए व कनाडा के रॉकी पर्वतमाला के ढालों पर, रॉकी पर्वतमाला के जो स्लॉप्स है, ढाल है, ढालों पर सर्दियों में बहती है। याद रखना, समय विशेष बताया ना मैंने। सर्दियों में बहने वाली कैसी हवा है? ये गर्म पवन। सर्दियों में बहती है लेकिन गर्म है। इसलिए क्या होता है कि जैसे ये चलती है तो थोड़ी सी बर्फ पिघल जाती है और पशुओं के लिए खाने के लिए थोड़ा चारा अवेलेबल हो जाता है। इसलिए जो चिनूक है इसको एक नाम और दिया है, हिम पक्षी पवन, क्योंकि ये बर्फ को खाती है, हिम को नष्ट करती है, बर्फ को पिघाल देती है, इसलिए इसको क्या नाम दिया है? चिनूक। तो ये भी स्थानीय हवा है, स्थानीय पवन है। कहां पे? यूएसए और कनाडा में बहती है, रॉकी पर्वतमाला के ढालों पर। ये है कैसी है? गर्म पवन है, लेकिन चलती कब है? सर्दियों में। ये आपको ध्यान में रखना है। तो लू गर्मियों में चलती है, चिनूक सर्दियों में यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के अंदर चलती है। इसके बाद एक और है, देखिए, हर्मटन नाम से। कुछ मैं नाम आपको एग्जांपल दे रहा हूं जो मेरे दिमाग में आ रहा है। हर्मटन, ये भी लोकल विंड है, लेकिन ये बहती है कहां पे? सहारा मरुस्थल में। सहारा मरुस्थल में, सहारा उत्तर अफ्रीका में, ध्यान रखना, है ना, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। सहारा मरुस्थल में बहने वाली कैसी हवा है? वो गर्म व शुष्क पवन है। और आगे जब ये जाती है गिनी तट पर, तो गिनी तट पर इसका नाम क्या हो जाता है? डॉक्टर हवा। आगे जब गिनी तट पर ये बहती है तो इसका नाम हो जाता है डॉक्टर पवन या डॉक्टर हवा, डॉक्टर पवन। अब आपको लिए काम दे रहा हूं, आपको एटलस के अंदर सारा मरुस्थल ढूंढना है और आगे गिनी तट ढूंढना है और वहां पे ये पता करना है कि वहां पर ये जो हवा है वो बहती है। तो देखिए, चिनूक के बारे में पता किया हमने, कुछ और एक्स्ट्रा बातें हमने देख ली इसके अंदर। हर्मटन के बारे में पता किया, है ना। ये यूरोप के अंदर और बहती है लोकल विंड है, फॉन। क्या नाम है उसका? फॉन। यूरोप में जो आल्प्स पर्वतमाला है, आल्प्स, आप यूरोप के मानचित्र में आल्प्स को ढूंढना, है ना। तो आल्प्स पर्वत के उत्तरी, यूरोप के अंदर जो आल्प्स पर्वतमाला है उसका जो उत्तरी इलाका है, आल्प्स पर्वत, वहां पर ये बहती है फॉन। और इसका ये भी गर्म पवन है, फॉन है ना, ये भी गर्म पवन है। और इसका प्रभाव होता है खास करके स्विट्जरलैंड के उन इलाकों में जहां पे अंगूर की खेती होती है, इससे अंगूर जल्दी पकते हैं, तो ये वहां पे हेल्प करती है फॉन। तो लू भारत में, चिनूक यूएसए कनाडा में, हर्मटन सहारा रेगिस्तान में, और फॉन जो है वो आपके यूरोप में, खास करके स्विट्जरलैंड के जो इलाके हैं वहां पर। तो ये कुछ स्थानीय पवनें थी। हमने पवन पढ़ ली है, स्थायी पवनें, मौसमी पवनें और स्थानीय पवनें। तो मैं समझता हूं इसके अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये स्थानीय पवन की परिभाषा है। उसके बाद में कुछ हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिए हैं। लिखिए इसको, फिर हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं।